हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसके प्रीवियस जो सीरीज है, प्रीवियस आपके पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस लेक्चर का पीडीएफ आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश साइन एन एमओयू विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर इन भोपाल। तो इनमें से कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशन है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये एमओयू साइन हुआ है वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए भोपाल में। आंसर आपका हो जाएगा इट इज फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल, ठीक है। किसके द्वारा ये एमओयू साइन हुआ है? फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ। टू सेट अप एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कन्वेंशन सेंटर which will promote innovation, smart urban solution, global events and investment conferences. Okay. नेक्स्ट आपकी न्यूज थी कि रिसेंटली गाइडलाइंस आपकी रिलीज की गई हैं क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम की, ठीक है। और किसने ये इशू की थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा इसको रिलीज किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग, ठीक है। ये इसके लिए एप्लीकेशन विंडो आपकी अक्टूबर से स्टार्ट हुई है एंड इट विल ओपन टिल 1 अप्रैल 2026। इसका मेन एम है हमें डेवलप करना है इंडिया के रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर द सेपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल हो गया फ्रॉम दी सेकेंडरी सोर्सेस, राइट। सेकेंडरी सोर्सेस में जैसे ई वेस्ट हो गया या यूज बैटरीज हो गया वो, ओके। अब इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा स्कीम का? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक रहेगा एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, स्पेंड लिथियम आयन बैटरीज, अदर स्क्रैप मटेरियल जिसमें क्रिटिकल मिनरल हो, तो ये सारे आपके जो है सोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा स्कोप्स की अगर हम बात करें तो जो ये चीज है ये एप्लीकेबल रहेगी टू इन्वेस्टमेंट्स इन अ न्यू यूनिट एज वेल एज एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट। तो आप जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको भी एक्सपैंड कर सकते हो और नई यूनिट्स भी यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिशियरीज कौन कौन से होंगे? जैसे आपके लार्ज रिसाइकलर्स हो गए, ठीक है, या स्मॉल रिसाइकलर आपके हो गए, या स्टार्टअप्स जो हो गए वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर हम बात करें ग्रुप वाइज तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? जैसे लार्ज रिसाइकलर अगर है तो इसका रेवेन्यू आपका ओवर 200 करोड़ का होना चाहिए। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 100 करोड़ की चाहिए। फैसिलिटी कैपेसिटी 10,000 टन पर ईयर होनी चाहिए और इंसेंटिव एलोकेशन आपका रहेगा यहाँ पे अप टू ₹990 करोड़ का, ठीक है। बात करें स्मॉल रिसाइकलर एंड स्टार्टअप्स की तो इसमें रेवेन्यू आपका जो है बताया गया है बिलो ₹200 करोड़ का रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 करोड़। आपकी फैसिलिटी कैपेसिटी 5,000 टन्स पर ईयर होगी और इंसेंटिव एलोकेशन आपका अप टू 495 करोड़ रहेगा, ठीक है। देन आउटले एलोकेशन की बात करें तो इसमें टोटल आउटले स्कीम का आपका दिया गया है 1,485 करोड़ या अप्रोक्सीमेटली आपका 1,500 करोड़ भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग रहेगी आपकी 700 करोड़ की, मतलब इसके लिए 700 करोड़ यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ई वेस्ट के लिए 650 करोड़, अदर वेस्ट स्ट्रीम्स के लिए 135 करोड़ का, ठीक है। इंसेंटिव्स की यहाँ पे मतलब इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कैपेक्स सब्सिडी जो है 14 से 20% की यहाँ पे रहेगी ऑन एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओपेक्स सपोर्ट जो रहेगा इट विल लिंक टू इंक्रीमेंटल सेल्स परफॉर्मेंस और एप्लीकेबल होगा लार्ज और स्मॉल रिसाइकलर्स दोनों के लिए ही। जैसे लार्ज रिसाइकलर है तो यहाँ पे टारगेट यहाँ पे क्या बताया गया है? 2 ईयर टारगेट रहेगा 60 करोड़ का एंड 5 ईयर टारगेट रहेगा आपका 150 करोड़ का। वहीं पे स्मॉल वाले जो हैं इनके लिए 30 करोड़ और 75 करोड़ रहेगा 5 ईयर टारगेट का। नाउ अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। Ministry of Mines recently in October launched the guidelines for critical mineral recycling incentive scheme. The scheme primarily aims to promote recycling and recovery of which of the following? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके लिए इसका मेन एम क्या है? इस स्कीम का मेन एम है प्रमोट करना क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेस। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन आपका हुआ था 2 से 8 अक्टूबर को, ठीक है, जिसका थीम था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एक्सिस्टेंस। नाउ यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है आपके यूनियन मिनिस्ट्री जो आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज FRI, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वाइल्ड लाइफ वीक 2025 सेलिब्रेशन को। कहाँ पे ये हुआ था आपका? हरी सिंह ऑडिटोरियम, IGNFA FRI कैंपस देहरादून में आपका हुआ था। इस इवेंट के दौरान यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किए थे 5 नेशनल प्रोजेक्ट्स स्ट्रेंथन करने के लिए स्पीशीज कंजर्वेशन एंड एड्रेस करने के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, कौन कौन से ये प्रोजेक्ट है वो देखते हैं। पहला है आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन। डॉल्फिन्स को आपका बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, इसका एम है स्ट्रेंथन करना कंजर्वेशन ऑफ बोथ रिवर एंड मरीन डॉल्फिन्स को। ठीक है, फोकस एरिया आपका रहेगा ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आपका इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज ताकि रिड्यूस की जा सके एक्सीडेंटल डॉल्फिन डेथ्स को, रिस्टोर करना रिवर हैबिटेट को एंड प्रिवेंट करना नेट एंटेंगलमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डॉल्फिन्स, देन इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा नोट करना है फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो आपका 2021 से 2023 का हुआ था। इसमें पाया गया था कि 6,327 रिवर डॉल्फिन्स आपकी हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर सिस्टम में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पुरानी चीजों पे भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है सॉल्ट बियर के लिए। इसमें भी इनके कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एंड इट विल बी लेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 16 स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसका की ऑब्जेक्टिव है मैप करना ह्यूमन बियर कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट्स को, मॉनिटर करना पॉपुलेशन एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स को, एनहांस करना कॉरिडोर कनेक्टिविटी बिटवीन बियर हैबिटेट्स। ठीक है, इसके साथ ही नोट करना है सोल्ट बियर जो है इनको क्लासिफाई किया गया है IUCN द्वारा वनरेबल एंड found it is found across the 20 Indian states accounting for approximately 90% of the global population. Then घड़ियाल के लिए भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है आपका इनको बचाने के लिए। इट कवर्स मेजर रिवर्स जैसे चंबल, रामगंगा, गिरवा, आपका घाघरा, गंडक, महानदी, सन एंड केन, इन रिवर्स में ये प्रोजेक्ट आपका चलाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और असम में ये आपका जो है चलाया जाएगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को। ठीक है, इसका एम है प्रोवाइड करना रिसर्च, पॉलिसी सपोर्ट एंड फील्ड लेवल सॉल्यूशंस को टू द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका की फोकस एरिया आपका रहेगा पॉलिसी एंड एडवोकेसी, स्पेशल डेटा एनालिसिस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये सब इसके की फोकस एरिया रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा बाइसेक के साथ एंड IIT मद्रास के साथ। नेक्स्ट आता है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व। तो ये आपका प्रोजेक्ट चलाया गया है मैनेज करने के लिए टाइगर कंजर्वेशन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज यूजिंग लैंडस्केप अप्रोच। ठीक है, इसमें फेज 1 जो है इसमें कवर किया जाएगा 40 फॉरेस्ट डिवीजन को इन दी 9 स्टेट्स एंड कोऑर्डिनेटर रहेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन आपका रहेगा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब ये इसको स्टेट ग्राउंड लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे की एक्टिविटीज आपकी रहेंगी जैसे रैपिड रिस्पांस टीम यहाँ पे जो है बनाई जाएंगी रेस्क्यू गियर के लिए। देन ड्रोन, AI टूल्स, कैमरा ट्रैप्स, इन सबको यूज किया जाएगा मॉनिटरिंग करने के लिए और ट्रैक करने के लिए एमस्ट्रिप सिस्टम को यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेशनल लेवल एक्शंस फॉर स्पीशीज पॉपुलेशन एस्टिमेशन ये भी यहाँ पे आपका लाया गया था। जैसे सेकेंड साइकिल ऑफ रिवर डॉल्फिन एंड कैटासीन एस्टिमेशन ये रिलीज किया गया था ऑफ अ ब्रोशर एंड फील्ड गाइड। ठीक है, इसका ब्रोशर एंड फील्ड गाइड आपका रिलीज किया गया था। देन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन साइकिल 6 फील्ड गाइड्स रिलीज की गई हैं 8 रीजनल लैंग्वेजेस में। एक्शन प्लान फॉर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन, देन प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरेसन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी आपकी। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ अ 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक? तो आपकी थीम क्या थी 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की? तो इट इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर J. किशन रेड्डी एंड अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू
recently launched the first commercial coal mining operation of Arunachal Pradesh. What is the name of this coal mine? तो रिसेंटली इन दोनों ने मिलके आपका पहला कमर्शियल कोल माइनिंग ऑपरेशन जो है अरुणाचल प्रदेश का वो लॉन्च किया था, और ये कोल माइन आपकी है नामचिंग नामथूंग कोल माइन। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो माइन है इट इज लोकेटेड इन दी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड दिस माइन होल्ड्स 1.5 करोड़ टन्स ऑफ कोल। इसके अलावा अगर हम कोल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे टॉप 5 कंट्रीज ग्लोबली कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा आपका कोल प्रोडक्शन करती हैं? पहले नंबर पे आपका चाइना आता है, सेकेंड नंबर पे इंडिया, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, यूएस एंड रशिया। ओके, नाउ अगर हम बात करें कंज्यूम की, अगर कंजप्शन की बात करें तो इसमें टॉप 5 आती हैं आपकी चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, जापान। वहीं पे कंट्रीज दैट हैज अ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स, तो इसमें टॉप किया है यूएसए ने। ठीक है, सेकेंड नंबर पे रशिया आता है, थर्ड पे चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ पे आता है इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द COAS commendation card by General Upendra Dwivedi, Chief of the Army Staff, for outstanding societal contribution and support to the armed forces। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको COAS commendation कार्ड दिया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा, जो चीफ हैं आर्मी स्टाफ के? ठीक है, एंड फॉर आउटस्टैंडिंग सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉर द सपोर्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो इट इज मोहन लाल विश्वनाथन। ठीक है, मोहन लाल विश्वनाथन ये वही है जिनको रिसेंटली आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। ये मलयालम एक्टर है, और इसके अलावा इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2001 में, पद्म भूषण 2019 में, और 2025 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया अपडेट अक्टूबर 2025 जॉब्स एआई एंड ट्रेड रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया था इंडिया की जो जीडीपी है वो इन्होंने रिवाइज की है। अभी ये इन्होंने कर दी है 6.5%। ठीक है, कितनी कर दी है? 6.5% कर दी है, इंक्रीज की है 20 बेसिस पॉइंट। पहले 6.3% बोली थी, अभी ये 6.5% करती गई है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.3% बताई गई है। साउथ एशिया आउटलुक की बात करें तो 6.6% ये बताई गई है कैलेंडर ईयर 2025 के लिए। 2026 के लिए 5.8% मेंशन की गई है। इसके अलावा अदर साउथ एशियन कंट्रीज की अगर हम जीडीपी की बात करें, जैसे बांग्लादेश की बात करें, तो कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 4.8% है, देन 26 के लिए 6.3%, ऐसे ही नेपाल की 6.1% फॉर 2025, 4.7% 2036 के लिए, श्रीलंका की 3.5% फॉर द 25 एंड 26 के लिए 3.1%, भूटान की आपकी 7.3% रहेगी फॉर द कैलेंडर ईयर 2025 एंड फॉर 2026 it will be 6.1%, मालदीव्स का 3.6% एंड 4% फॉर कैलेंडर ईयर 2026। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था दैट इज इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी डिमांड बाय 2050। ओके, ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसके प्रेसिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच बैंक लाइसेंस वाज रिसेंटली कैंसल्ड बाय आरबीआई ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल हेल्थ एंड रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस? तो आरबीआई ने इनमें से कौन सा बैंक है जिसका रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया है? तो इट इज जीजामाता सहकारी बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है, एंड इस बैंक का पहले भी लाइसेंस 2016 में कैंसिल किया गया था, उसके बाद 2019 में इन्होंने लाइसेंस रिगेन किया था, और फिर से इसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड हैज रीब्रांडेड इट्स इंश्योरेंस बिजनेस एज बजाज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज लाइफ इंश्योरेंस। हु इज द करंट सीएमडी ऑफ बजाज फिनसर्व लिमिटेड? तो बजाज फिनसर्व के करंट एमडी आपके हैं संजीव बजाज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पुराने नेम्स की, बजाज लाइफ इंश्योरेंस की और बजाज जनरल इंश्योरेंस की, तो इट इज बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस एंड दूसरा है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इनके करंट एमडीज कौन है? फॉर द जनरल इंश्योरेंस इट इज तपन सिंघल, फॉर लाइफ इंश्योरेंस इट इज तरुण चो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड हेल्थ अल्फा, अ
DIY health insurance plan allowing customer to customize coverage from over 50 options। तो इनमें से कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली हेल्थ अल्फा नाम की आपकी इंश्योरेंस प्लान लॉन्च की है, जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपना प्लान को। ठीक है, इट इज लॉन्च बाय SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किसने लॉन्च किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस प्लान की बात करें तो इसमें एंट्री एज आपकी है अडल्ट के लिए 18 ईयर्स एंड फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 91 डेज टू 25 ईयर्स है। ठीक है, कवरेज इसमें आपकी रहेगी फ्रॉम 5 लाख टू मैक्सिमम आपका मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड जो भी होगा आपका। ठीक है, देन टेन्योर आपका रहेगा अप टू 5 इयर्स का। स्पेशल एड ऑन बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे आपके न्यू मतलब स्पाउसेस के लिए, एंड जैसे शादी हो जाती है उसके बाद जो न्यू स्पाउसेस हैं उनके लिए एड ऑन बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एंड फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, अगर पॉलिसी होल्डर एनरोल करता है विद इन 120 डेज ऑफ मैरिज फॉर द स्पाउस तो ये एड ऑन मिलेंगे एंड फॉर द चिल्ड्रन, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूली वेड स्पाउस जो है अप टू एज ऑफ 35 ये यहाँ पे जो है मतलब इनको वेटिंग पीरियड कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, विच इज अर्न बाय द पॉलिसी होल्डर इज एक्सटेंडेड टू जब भी मतलब न्यूली वेड स्पाउस जो होगी उनके लिए एक्सटेंड हो जाएगी एंड न्यू बॉर्न बेबीज जो होंगे उनके लिए भी। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है which new tech subsidiary was recently launched by NPCI National Payment Corporation of India to promote experimentation and innovation in the fintech sector। तो recently इनमें से कौन सी सब्सिडी आपकी NPCI द्वारा लॉन्च की गई है एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए इन अ फिनटेक सेक्टर? सो इट इज NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। ठीक है, इट इज NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड जिसको आपका जो है लॉन्च किया गया था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में, मतलब ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आप बात करें कि इसका फोकस एरिया क्या क्या रहेगा इस सब्सिडी का, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहेगा, इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स, इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स एंड फॉर सपोर्टिंग डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, ये इसके फोकस एरिया रहेंगे। इसके अलावा जो ये आपकी NPCI की सब्सिडी है, ठीक है, NTSL, इट कमेंस्ड ऑपरेशन विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 मिलियन एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 0.50 मिलियन। इसमें की डायरेक्टर्स आपके रहेंगे अजय कुमार चौधरी, दिलीप हसबे, कृष्णमूर्ति विश्वनाथन एंड नितिन मिश्रा। वेयरएस अब बात करें NPCI की अदर सब्सिडीज की, तो इट इज NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। दीज आर द अदर सब्सिडीज ऑफ NPCI। ओके, now next up question है which Indian institution recently signed a MOU with the Indian Navy to collaborate in naval technology, ocean structures and advanced engineering solution। तो इनमें से कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन नेवी के साथ फॉर कोलैबोरेटिंग इन दी नेवल टेक्नोलॉजी, ओशियन स्ट्रक्चर्स एंड एडवांस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस? सो इट इज योर IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ये MOU साइन किया है इंडियन नेवी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है which organization in collaboration with the integrated defense staff and the tri services recently released Indian radio software architecture standard 1.0 to enable interoperability in military communication। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड ट्राई सर्विसेज के साथ मिलकर लॉन्च किया है इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को? ठीक है, आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 को। तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी कोलैबोरेशन में रिलीज किया था इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 को। ठीक है, ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। ठीक है, बेसिकली ये चीज आपकी सारे जो हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है उनमें आपके जो है कंपैटिबल हो, इस वजह से ये स्टैंडर्ड यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, इसके की कंपोनेंट है स्टैंडर्डाइज इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, वेव फॉर्म पोर्टेबिलिटी मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेडागास्कर्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें मेडागास्कर का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? इनका नाम है रूफिन फॉर्चून जाफी सांबो। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, और इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर एंड्री रेजॉय लीना। ओके, रूफिन फॉर्चूनेट जो है इन्होंने सक्सीड किया है क्रिस्टीन नेस्टी को।
अब बात करते हैं मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर की कैपिटल आपकी है एंटानानारिवो एंड इसकी करेंसी है मलागासी अरिएरे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 100 इंडियाज रिच लिस्ट 2025 लिस्ट, who has retained the top spot as India's richest person with a net worth of 105 बिलियन यूएस डॉलर। तो रिसेंटली टॉप 100 इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट आपकी निकाली गई है फोर्ब्स द्वारा, जिसमें अगेन इस साल भी टॉप किया है मुकेश अंबानी जी ने। ओके, 14 साल से कंसेक्यूटिवली ये टॉप पोजीशन पे बने हुए हैं। सेकंड नंबर पे आपके हैं गौतम अदानी, ठीक है, जिनकी नेटवर्थ आपकी है 92 बिलियन यूएस डॉलर की, फॉलोड बाय सावित्री जिंदल एंड फैमिली, सुनील मित्तल एंड फैमिली, देन शिव नाटर। ओके, नाउ कुछ और डिटेल देख लेते हैं, जैसे एज पर दिस लिस्ट बिगेस्ट गेनर यहाँ पे आपके रहे हैं सुनील भारती मित्तल। इनकी जो आपकी वेल्थ है वो आपकी इंक्रीज हुई है 3.5 बिलियन यूएस डॉलर एंड इट रीचेस टू 34.2 बिलियन यूएस डॉलर। फाइन, पहले ये 7वें नंबर पे थे, नाउ इनकी पोजीशन आपके 4th नंबर पे आ गई है। इसके अलावा न्यू एंट्रेंट्स जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जैसे दोषी सिबलिंग्स हु आर ओनर्स ऑफ वारी एनर्जीज, देन अल्पाना डांगी जो ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, देन सुनील वचानी जो फाउंडर एंड चेयरमैन है डिक्सन टेक्नोलॉजी के। तो ये तीनों आपके न्यू एंट्रेंट्स थे, ठीक है। अब बात करें स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो फोर्ब्स के सीईओ कौन है, इनका नाम है शेरी फिलिप्स, हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में लोकेटेड है और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरलाइन हैज पार्टनर्ड विद स्टारलक्स एयरलाइंस टू बूस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। तो इनमें से कौन सी इंडिया की आपकी एयरलाइन है जिसने स्टारलक्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया और ताइवान के बीच में कनेक्टिविटी और बढ़ाई जा सके। ओके, तो इट इज एयर इंडिया। एयर इंडिया ने ये कोलैबोरेशन किया है, ये पार्टनरशिप की है आपकी स्टारलक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक to expand its network across 18 states in India। तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? तो इट इज प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है, इट इज प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जिन्होंने ये बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। इसका टारगेट सेगमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, अंडरसर्व्ड, माइक्रो फाइनेंस customers are the target segment of this bank assurance tie-up. Okay, regional focus इसका रहेगा आपका साउथ स्टेट्स में, which is तमिलनाडु, कर्नाटका and Kerala. Now next is, which bank recently launched its innovation banking platform in Mumbai to provide $1 billion in non-dilutive debt funding for Indian startups? तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनका इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मुंबई में? ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HSBC इंडिया ने इनका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है HSBC इनोवेशन बैंकिंग। ठीक है, इसके हेड बनाए गए हैं दिलीप गोपीनाथ। और इंडिया के साथ साथ बाकी कौन सी कंट्रीज है जिसमें ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है? तो इट इज US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, कॉन्टिनेंटल यूरोप, हांगकांग, मेनलैंड चाइना, और अभी इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर थर्मल पावर स्टेशन इन गोबी डेजर्ट? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली वर्ल्ड का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन गोबी डेजर्ट में इनॉग्रेट किया है? तो इट इज डन बाय द चाइना। ठीक है, एंड दिस सोलर थर्मल पावर स्टेशन इज डेवलप्ड बाय द चाइनाज थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन। ठीक है, चाइना ने इनोवेट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट जो जनरेट करेगा 1.8 बिलियन किलोवाट आवर ईयरली। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं इस सोलर थर्मल पावर की। तो ये जो प्लांट है ये अराउंड 27,000 मिरर इसमें जो है यूज किए गए हैं टू फोकस सनलाइट। एंड यहाँ पे जैसे कि हमने देखा 2 टावर लगाए गए हैं जो आपके ईच 200 मीटर, मतलब ये आपकी जो हाइट इसकी है 200 मीटर की है एंड इट इज स्पेस्ड अबाउट 1 किलोमीटर अपार्ट। राइट, अब इसका यहाँ पे एक गोल है, प्रोजेक्ट का गोल क्या है कि चाइना का जो प्लान है, चाइना का क्या प्लान है कि इन्हें एक्सीड करना है 1200 गीगावाट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो इस प्लान को सपोर्ट करना है इज द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा साथ में नोट करना है, करंटली
वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेशनल सोलर थर्मल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका लोकेटेड है यूएई में, नूर एनर्जी 1, एंड इसकी कैपेसिटी आपकी है 700 मेगावाट। ठीक है। Now next question है, which ministry recently signed a MOU with the IIT Palakkad for skilling project under the प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, that is PM Vikas scheme, to empower minority communities in the Kerala by providing advanced technical and practical skills। तो इनमें से कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है IIT पलक्कड़ के साथ, ताकि ये किस चीज के लिए, स्किलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको स्किल्स दी जा सके, उनको ट्रेनिंग के थ्रू स्किल्स प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नाउ अब बात करते हैं इसके फोकस एरिया की। तो ये फोकस करेगा सेमीकंडक्टर, एम्बेडेड सिस्टम एंड रोड टेक्नोलॉजी पे, और इस एमओयू के तहत 400 कैंडिडेट्स को माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जैसे इसमें यहाँ पे कोर्स ऑफर किए जाएंगे जूनियर चिप डिजाइनर, जिसमें 150 ट्रेनीज आपके इंक्लूड किए जाएंगे, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 150 ट्रेनीज, जूनियर इंजीनियर इन ड्रोन R&D में 100 ट्रेनीज यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है ये सारा खर्चा यहाँ पे उठाएंगे ट्रेनिंग का। साथ में ही IIT पलक्कड़ जो है इट विल एक्ट एज अ इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सिक्यूटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके। Now next is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare recently expanded the electronic National Agriculture Market, that is e-NAM platform, by adding 9 new commodities। इसमें 9 commodities आपकी ऐड की गई हैं, taking the total tradable agricultural commodities to 247। Which of the following is not among the newly added commodities? इनमें से कौन सी आपकी newly added commodities नहीं है? ग्रीन टी यहाँ पे ऐड किया गया है, मस्टर्ड ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, देन अश्वगंधा ड्राई रूट ये भी इंक्लूडेड किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉफी बीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज 9 न्यूली एडेड कमोडिटीज। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या है, जैसे आपका लेवेंडर ऑयल है, मेंथा ऑयल है, ठीक है, लेवेंडर ड्राइड फ्लावर एंड ब्रोकन राइस, ये सारे आपके कमोडिटीज ऐड किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली आपका न्यूज आया था अबाउट दी WHO ग्लोबल रिपोर्ट on the trends in prevalence of tobacco use to 2000 till 2024 and projection 2025 till 2030। ठीक है, तो WHO का रिपोर्ट आया था which is the 6th edition and it was released by World Health Organization, जिसमें मेंशन किया गया था ग्लोबल टारगेट कि हमारा टारगेट है 30% रिलेटिव रिडक्शन करना इन टोबैको यूज अमंग इंडिविजुअल्स एज्ड 15 एंड अबव बिटवीन 2010 एंड 2025। ठीक है, तो जो ग्लोबल टारगेट था उसमें 30% रिलेटिव रिडक्शन हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, तो 3 कंट्रीज ऐसी हैं विच आर ऑन अ ट्रैक टू अचीव 30% रिडक्शन बाय 2025। जो हमारा एम है, जो टारगेट है, उसमें सिर्फ आपकी साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 3 कंट्री ऐसी हैं जो उस पद पे चल रही हैं और वो अचीव भी कर लेंगी 2025 तक 30% रिडक्शन। ठीक है, टोबैको यूज में। और ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। इसके अलावा 6 अदर कंट्रीज हैं आपकी, जैसे भूटान, कोरिया, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड विच विल सी स्मॉलर डिक्लाइंस इन टोबैको यूज। ठीक है, इसके अलावा जो आपका साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इट इज प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ अ ग्लोबल रिडक्शन। देन प्रोजेक्टेड टोबैको कंजप्शन रेट की अगर हम बात करें 2024 की, तो इंडिया में 21.9% देखा गया था, नेपाल में 28% एंड श्रीलंका में 20.4%। ठीक है, नाउ ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो 2000 से 2025 में टोबैको यूजर जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, 2000 में ये 1.38 बिलियन थे, 2024 में कम होके 1.2 बिलियन थे। देन इट इज प्रोजेक्टेड कि 2025 में 1.08 बिलियन ये आपके हो जाएंगे। साथ में ही ये रिपोर्ट जो थी इसमें रिप्रेजेंट किया गया था दैट इज 27% रिलेटिव रिडक्शन फॉलिंग शॉर्ट फॉर 30% टारगेट। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ई सिगरेट्स की। तो पहली बार WHO ने यहाँ पे मेंशन किया है एस्टिमेट ग्लोबल ई सिगरेट यूज का, जिसमें बताया गया है ओवर 100 मिलियन पीपल्स आर यूजिंग ई सिगरेट्स, आउट ऑफ विच 86 मिलियंस आर अडल्ट, और मोस्टली ई सिगरेट्स आपकी यूज की जा रही है हाई इनकम कंट्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 15 मिलियन टीनेजर्स यूज करते हैं आपका ई सिगरेट्स का वर्ल्ड वाइड। नाउ अब बात करें जेंडर वाइज, तो विमेंस की हम बात करें तो विमेंस जो हैं दे हैव अचीव द 30% रिडक्शन टारगेट बाय
2025 ईयर्स, मतलब 2025 का था टारगेट, 2020 में ही अचीव हो गया था 30% रिडक्शन इन केस ऑफ विमेन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितना टोबैको यूज कम हुआ है, तो 2010 में ये देखा गया था 11% आपका था, अभी ये रिड्यूस होकर 6.6% रह गया था 2024 में। इसके अलावा फीमेल यूजर जो हैं दे हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 277 मिलियन टू 206 मिलियन। ओके, मैन के केस में बात करें तो इट इज अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ अ ग्लोबल टोबैको यूजर। ठीक है, इनके अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2010 में 41.4% था, नाउ इट रिड्यूस टू 32.5% इन 2024। ठीक है, नाउ रीजनल फाइंडिंग की बात करें, अफ्रीका की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोअर प्रेवलेंस देखा गया है 9.5% 2024 में। अगर हम यूरोप की बात करें तो हाईएस्ट अडल्ट प्रेवलेंस यहाँ पे देखा गया है 24.1% का, whereas women led globally with a 17.4% prevalence। देन ईस्टर्न मेडिटेरियन में बात करें तो टोबैको यूज आपका है 18% 2024 में। देन वेस्टर्न स्पेसिफिक में इट डिक्लाइन फ्रॉम 25.8% टिल टू 22.9% इन 2024। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ के डीजी कौन है? टेड्रोस एडनोम गैब्रियस, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1948 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द 6th एडिशन ऑफ डब्ल्यूएचओ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 टू 2024 एंड प्रोजेक्शन 2025-2030, which of the following Southeast Asian country are on track to achieve at least 30% relative reduction in a tobacco use by end of 2025? तो कौन सी 3 कंट्री हैं जो अचीव कर लेंगी 30% रिलेटिव रिडक्शन जो हमारा टारगेट है? तो इट इज बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च दी विच ऑफ द फॉलोइंग national initiative to promote tobacco free learning environment across education institution in India? तो इनमें से कौन सी आपकी इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च की है? ठीक है, किसके लिए? आपका एक मतलब नेशनल इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है ताकि टोबैको फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सके हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे। ठीक है, तो आंसर हेयर इज, ये इनिशिएटिव आपका था टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.3। ठीक है, अब इसके तहत बोला गया है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपका जो है टोबैको फ्री एनवायरनमेंट हमें रखना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको फॉलो करना होगा टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स को, एंड मेंटेन करना होगा 100 यार्ड टोबैको फ्री जोन अराउंड कैंपसेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्हें अवेयरनेस ड्राइव्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाने होंगे, कैंपेन्स करवाने होंगे। ठीक है, इन्हें वर्कशॉप्स यहाँ पे कंडक्ट करवानी होंगी। ठीक है, ट्रेनिंग करवानी होंगी। बेसिकली आपके ऐसे वॉलंटियर्स बेसिकली यहाँ पे ट्रेन कराने होंगे जो फर्दर आपके अवेयरनेस फैला सकें, जैसे स्कूल हेड्स हो गए, टीचर्स हो गए, आपके एनसीसी के वॉलंटियर्स हो गए, राइट। एंड दे विल एंड जो हमारे टीचर्स हैं या जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सपोर्ट करें और काउंसलिंग प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, सो दैट दे कैन क्विट टोबैको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलोंग विद द नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी साइन एन MOU with which international organization to enhance collaboration in telecom policy research capacity building under the Digital India vision? तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने अलॉन्ग विद द नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी साइन किया है MOU। ठीक है, किसके साथ? आपकी GSM एसोसिएशन के साथ। ठीक है, GSMA के साथ बेसिकली ये इन तीनों ने एक MOU साइन किया है। किसके लिए? एनहांस करने के लिए कोलैबोरेशन टेलीकॉम पॉलिसी में, रिसर्च में, कैपेसिटी बिल्डिंग में अंडर डिजिटल इंडिया विजन। ठीक है, अब जो ये MOU है इसका मेन एम क्या है कि ये जो हमने अभी चीजें पढ़ी हैं, टेलीकॉम पॉलिसी, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, इनको और स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, now next is, which of the following statement is correct about the Navi Mumbai International Airport inaugurated by the PM Modi? तो PM मोदी ने अभी फेज 1 जो है आपका नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसका इनॉग्रेशन किया था। उसी के रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है
जो ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है with a budget of 19,650 crore. Second statement says phase 1 of this international airport can handle around 20 million passengers annually. Third says the airport is developed by Adani Airport Holding Limited and City and Industrial Development Corporation. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी और डिटेल में. पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था फर्स्ट फेज नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का. ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया इसकी कॉस्ट कितनी होगी. नाउ सेकंड पॉइंट सेज कि जो ये आपका एयरपोर्ट है, इट विल एक्ट एज अ सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन अलॉन्ग विद द छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, डेवलपर्स अभी हमने डिस्कस करे, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग है और दूसरा है सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. कैपेसिटी की बात करें तो फेज 1 में अप्रॉक्स 20 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर यहाँ पे कैपेसिटी रहेगी, और जब फुल कंप्लीशन कैपेसिटी इसकी हो जाएगी देन अप टू 90 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पे जो है आपके इजीली जो है ट्रैवल कर पाएंगे यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट है मतलब ये इतना कैपेसिटी हैंडल कर पाएगा. नेक्स्ट है कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट. तो ये जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट इंडिया का फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज जो है वो फीचर कर रहा है, कनेक्टिंग मुंबई सिटी विद द एयरपोर्ट. ठीक है, then second point says it will be integrated with the metro and suburban rail networks for the direct terminal access, and an automated people move over will connect terminals and parking zone within a airport premises. तो ये सारी फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे. इसके अलावा यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट है ये इनकॉर्पोरेट करेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. इट हैज 47 मेगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी जो रिड्यूस करेगी कार्बन फुटप्रिंट को. इसका एम है 4 स्टार ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट सर्टिफिकेशन अचीव करना फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, देन इट विल इंक्लूड इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इको फ्रेंडली एंड एयर ऑपरेशन. तो ये सारे इसके एम है. ठीक है, ये फीचर ये सब चीजें फीचर्स ये आपको प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा पीएम मोदी जी ने अदर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे इनॉग्रेट किए थे, जैसे फेज 2B द फाइनल फेज ऑफ अ मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो आपका आचार्य अटारी चौक से कफे पराडे इन मुंबई जो है कनेक्ट करेगा इसको. ठीक है, ये फर्स्ट एंड ओनली फुली अंडरग्राउंड मेट्रो है आपका इन मुंबई. इसकी कॉस्ट रहेगी 12,200 करोड़ की. इसके अलावा टोटलिंग जो आपका है टोटलिंग दी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्वा लाइन प्रोजेक्ट ये आपका हो जाएगा ₹37,720 करोड़ का. ठीक है, सारे फेजेस को इंक्लूड करके बताया जा रहा है और इसकी लेंथ आपकी रहेगी 33.5 किलोमीटर्स की. ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्होंने लॉन्च किया था मुंबई वन ऐप को जो कॉमन क्विक रिस्पॉन्स टिकटिंग, रियल टाइम टिकटिंग, यूनिफाइड पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेगी हमें. ठीक है, एंड इट इज लिंक्ड विद द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम को, स्टेप को इन्होंने इनॉग्रेट किया था, विच इज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन विच इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. एंड ये प्रपोज करेगा एनहांस वर्कफोर्स रेडीनेस. इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट. इट विल मेक स्टूडेंट मोर जॉब रेडी विद द प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल अलाइंड स्किल्स. ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट ये जो प्रोग्राम है आपका ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा 400 गवर्नमेंट ITIs में एंड 150 गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल्स में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा. इसके अलावा कोर्सेज एंड ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो टोटल न्यू बैचेस आपके रहेंगे 2500 एंड इसमें विभिन्न एक्सक्लूसिव बैचेस भी आपके रहेंगे. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, AI रिलेटेड, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. तो इन सब चीजों में कोर्स एंड ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2025 एज अ ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कॉमेमोरेटिंग 20 years ऑफ वेल प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन 2005. तो कौन सा स्टेट है जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 2025 को ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात. ठीक है, इस इवेंट में यहाँ पे इन्होंने इस इवेंट में गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपका है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ क्लीनेस्ट सिटी, while सूरत गुजरात रिसीव द फर्स्ट निर्मल गुजरात अवार्ड.
ठीक है, तो ये अवार्ड भी यहाँ पे दिए गए थे। इसके अलावा एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट गुजरात ने सैंक्शन किया है आपका 8,220 करोड़ फॉर द अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें आपका इंक्लूडेड है विकास पथ इनिशिएटिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर वॉज ऑफिशियली नेम्ड एज अ इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर मार्किंग द एक्सपेंशन ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। तो इनमें से कौन से इंडियन क्रिकेटर है जिनको एम्बेसडर बनाया गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग का? तो इनका नाम है संजू सैमसन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, एंड ही इज आल्सो अ केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब्स ब्रांड एम्बेसडर। ओके, नाउ हम बात करते हैं अभी रिसेंटली रिलीज बुक्स की, जैसे यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर, इन्होंने एक बुक रिलीज की थी अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन, विच इज ऑथर्ड बाय शिव कुमार मोहनक्का, जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल है आपके डीआईजी हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जो हैं, इन्होंने भी एक बुक लॉन्च की है मैंने कैंसर को जीत लिया, एंड इट इज ऑथर्ड बाय दी पलाकोंडा विजय आनंद रेड्डी। ठीक है, ये जो बुक है इसे पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। इनिशियली ओरिजिनली ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, देन इट इज ट्रांसलेटेड टू हिंदी बाय दी डॉक्टर सुमन लता एंड डॉक्टर टीसी वसंता। ओके, तेलुगु में इसे आपका ट्रांसलेट किया गया है दुर्गेमपुड़ी चंद्रशेखर रेड्डी एंड डॉक्टर गोविंद राजू चक्रधर द्वारा इस बुक को आपका कन्वर्ट किया गया है। नाउ अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो वर्ल्ड कॉटन डे आपका 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार इसका 5th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। अगर हम बात करें कॉटन प्रोडक्शन की, तो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है आपका चाइना में, फॉलोड बाय इंडिया, देन पाकिस्तान, यूएसए, उज्बेकिस्तान, और ये सारी कंट्रीज जो हैं मिलके मोर देन 70% ग्लोबल प्रोडक्शन करती हैं आपके कॉटन का। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल इवेंट की। तो आपका एक ग्लोबल इवेंट हुआ था वर्ल्ड कॉटन डे के ओकेजन पे, रोम इटली में ये आपका हुआ था, एंड इसका थीम आपका था द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिपब्लिक ऑफ चेड, FAO एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। ठीक है, नाउ इंडिया में इवेंट की बात करें तो इंडिया के इवेंट का थीम था कॉटन 2040 टेक्नोलॉजी क्लाइमेट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एंड यहाँ पे आपको नोट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है टू बिल्ड $340 बिलियन टेक्सटाइल सेक्टर बाय द 2030 विद $100 बिलियन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट के दौरान कस्तूरी कॉटन भारत ने 3 टाइप के एमओयू यहाँ पे साइन किए थे, कमर्शियल एमओयू, कम्युनिटी एमओयू एंड काउंसिल एमओयूज को। ठीक है, और किनके साथ ये एमओयू साइन हुआ है? नितिन स्पिनर, अरविंद लिमिटेड, RSR इंटरनेशनल, ऑल इंडिया कॉटन, FPO एसोसिएशन, बीटल रेगन हॉस्टिंग, ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, एंड नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल पोस्टल वीक 2025, 6 to 10 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इस वीक में टेक्नोलॉजी डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को फाइनेंशियल इंक्लूजन डे, देन 8th को फिलेटे एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डे, 9th अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, एंड आपका 10th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है कस्टमर डे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियन एयरफोर्स डे की। अगर हम बात करें तो ये 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका 93rd एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। इसका थीम था 2025 का थीम था इंडियन एयरफोर्स इनफ्लेएबल, इम्प्रीवियस एंड प्रिसाइज। ठीक है, IAF की आपकी जो है शुरुआत की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, एंड आपको नोट करना है इंडियन एयरफोर्स जो है ये 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड की एयरफोर्स है आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 10th अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपका ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम था एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफ्स एंड इमरजेंसीज। इसके अलावा नोट करना है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मेंटल हेल्थ 2025, ये आपकी होनी है पुर्तगाल में फ्रॉम 30 अक्टूबर टिल 1 नवंबर 2025, और हाइब्रिड फॉर्मेट में होगी, एंड इसका थीम आपका रखा गया है मेंटल हेल्थ एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी, अ होल सोसाइटी एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में
यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं इन्होंने लॉन्च किए थे कुछ इनिशिएटिव अंडर दी नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज टेलीमानस। जैसे इसमें जो टेलीमानस की ऐप है इसमें एनहांस्ड फीचर्स आपके जो है लाए गए हैं, और ये जो ऐप है अब अवेलेबल है 10 रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे असमी, बंगाली, आपकी गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, इन सब में ये अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए एआई चैटबॉट असमी जो है वो यहाँ पे आपका जो है इस ऐप में प्रोवाइड किया गया है, जो आपको मेंटल हेल्थ गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस मॉड्यूल भी इसमें ऐड किया गया है विच इंश्योर टाइमली हेल्प ड्यूरिंग द क्राइसिस। साथ में ही दीपिका पादुकोण जो है इनको अपॉइंट किया गया है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस एंड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के आपके प्रेसिडेंट हैं तियोशी आकियामा। इसका हेडक्वार्टर यूएसए में लोकेटेड है और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसे बाई एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर को। ठीक है, इस बार 11 अक्टूबर को इसे हमने ऑब्जर्व किया था विद अ थीम शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, इसके अलावा इस ओकेजन पे एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा, और इस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 में से एक माइग्रेटरी स्पीशीज जो है दे आर थ्रेटेंड। 44% माइग्रेटरी स्पीशीज जो है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, एंड 8% of the listed birds are declining, only 13% are increasing, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा ऑफिशियल पोस्टर यहाँ पे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का रिलीज किया गया था विच इज क्रिएटेड बाय एना मारिया सेवरिनो ड्रागो ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे आप जो है इस ये जो पोस्टर है वो देख सकते हैं जो क्रिएट किया गया है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।